वैसे तो 4-5 दिन का मेरा रेस्ट मोड और बचा हुआ था, लेकिन जैसी खबर मैंने सुनी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी हैं और अच्छे दोस्त हैं, एक बार फिर ट्रंप सरकार दूसरे देश में भी कह करके आए थे, अपने एक अलग लेवल की डिप्लोमेसी करते हैं। उन्होंने बोला कि अब से H1B वीज़ा होल्डर अगर आप हैं तो आपको सालाना $1 लाख फीस देनी होगी। ये वन टाइम फीस होगी और 88 लाख आपका हो जाता है। जब ये वीज़ा रिन्यू भी होता होगा तब आपको 88 लाख देने होंगे। बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है। कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं? बस सिर्फ इंडिया इंपैक्ट ही पड़ेगा, इंडिया पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ रहा है। मैं तो उसके दृष्टिकोण से बात करूंगा। इंपैक्ट तो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। इंपैक्ट जब इंडिया पे ज्यादा होगा तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है? ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल है, संभव है, बशर्ते क्या नरेंद्र मोदी जी इसको करेंगे या नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का तीर बस उन्हीं पे चलाना है। 56 इंच का सीना वाकई पूरी दुनिया में साबित हो जाएगा। बस डोनाल्ड ट्रंप के शब्द उन्हीं पे फेंक के मारने, बस और कुछ नहीं करना। एनालिसिस में शुरू करता हूं। पहले उस वर्ग की बात करूंगा जो पिछले 10 साल में पैदा हुआ है। मतलब कुछ भी तर्क लगा करके वो हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताता है। वीजा की बात करूंगा, फिर आपको लास्ट में सोल्यूशन दूंगा, फिर सेशन को खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हर दिन वीडियो आएगी, लगातार आएगी, क्योंकि रेस्ट मोड मेरा खत्म हो चुका है। भारत में पिछले 10 साल में एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ है जो नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के हर एक फैसले, हर एक बयान को मास्टर स्ट्रोक कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉकडाउन की घोषणा की थी तो इतने बड़े जीवी विज्ञानी बन गए थे कि 21 दिनों में कोरोना साइकिल बहुत आसानी से टूट जाएगी। उस सिद्धांत का उन्होंने एक आविष्कार किया। ताली थाली बजाने को जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो अनेक तरह के लॉजिक देने शुरू कर दिए, एक विज्ञान बना दिया। वैज्ञानिक कारण खोज खोज के बताए जाने लगे। ट्वीट हुए, थाली बजाने से पूरा जो कॉस्मॉस है ना वो प्रभावित होता है, जिससे कोरोना भाग जाएगा। तो ये मास्टर स्ट्रोक है, ये कहा गया। अजीत पवार को जेल भेजने की बात कहना, उसके लिए भी मास्टर स्ट्रोक कहा गया। जब फिर अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया, फिर उसको मास्टर स्ट्रोक साबित कर दिया। अब वही वर्ग ये कह रहा है कि अमेरिका द्वारा H1B वीजा की जो फीस बढ़ा दी है ना वो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। मतलब ये उस पर भी लग गया। इससे पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% जैसे को तैसा टैरिफ लगाया तो 2014 को मिली आजादी के बाद उभरे इस वर्ग ने इसकी तुलना बांग्लादेश से करते हुए कह दिया कि उस पर ज्यादा टैरिफ है तो अब बांग्लादेश का पूरा बाजार भारत को मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने रशिया से कारोबार करने के नाम पर भारत पर 25% जो टैरिफ है उसका अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया। तो यही वर्ग ये कहता है कि ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद बात है। अच्छा, तर्क क्या दे रहे हैं? तर्क ये है कि इससे भारत के जो उद्योग है ना उसमें और अधिक उद्योग बढ़ेंगे, संभावनाएं बढ़ेंगी, भारत में छोटे छोटे बिजनेसेस खुलने लग जाएंगे और भारत के बाजार के लिए उत्पाद करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगेगी, गाड़ी चलने लगेगी तेजी से। और उसी बहाने नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए हर मर्ज की दवा आत्मनिर्भरता को बताना फिर शुरू कर दिया। फिर जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी और अमेरिकी व्यापार टीम की वार्ता हुई तो इस वर्ग ने यह कह दिया ये सब ठीक हो गया है और फिर अमेरिका से कारोबार पटरी पर आ जाएगा। देखिए चित्तपट करते रहते हैं। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ के बाद ना वीजा वॉर हम छेड़ेंगे। ट्रंप ने H1B वीजा पर लगने वाले शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी। जिस वीजा का सालाना शुल्क पहले 6 लाख रुपए था, बढ़ा करके 88 लाख रुपए कर दिया, 88 लैक्स कर दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत के पेशेवर को होगा। तुम्हें और मुझे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ना तुम जा सकते हैं, ना मैं जा सकता अमेरिका, ना मेरा कोई काम है। तो 88 लाख रुपए का जो नुकसान जिन लोगों को हुआ है, अब उनकी बात कर लेते हैं। भारत के करीब 7 लाख पेशेवर इससे प्रभावित होंगे। उनमें से ज्यादातर की नौकरियां चली जाएंगी, क्योंकि मिड लेवल में या फिर एंट्री लेवल में वो काम करते हैं। वे बहुत ज्यादा ना टेक्निकलिटीज वाले पेशा नहीं है, बिजनेस में काम नहीं करते हैं, उन कंपनियों में काम नहीं करते हैं। उनको रखने के लिए इतना महंगा वीजा फीस कंपनी नहीं भरेगी, क्योंकि आपका काम उस तरह का नहीं है। आपको बोलेगी आप जाइए, फिर हम यहां देखते हैं। थोड़े से जो ऐसे पेशेवर हैं जो बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, स्किल्स हैं, कंपनी को फायदा हो रहा है, जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, तो उनका जो वेतन लगभग माने कि साल का 8, 9, 10 करोड़ के आसपास है, तो कंपनी 88 लाख रुपए उनका वीजा शुल्क भर सकती है और साइंस भी बनाता है। बाकी का क्यों भरेगी? क्योंकि आप जैसे बहुत मिल जाएंगे और आपके रखने के लिए तो कंपनी में एक अतिरिक्त भार आ जाएगा।
तो आपको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। देखिए अभी H1B वीजा वाले पेशेवरों का जो औसत जो वेतन है ना वो कितना है, 66 लाख रुपीस है। तो उनके लिए कंपनियों का अधिकतम 6 लाख रुपए तक वीजा भरती थी, कोई इतना बड़ा लोड नहीं था। तभी भारत के जो पेशेवर को ना बहुत बड़ा झटका लगा है और भारत को भी वहां से आने वाले पैसों का नुकसान होगा। लेकिन 2014 में मिली आजादी वाले मानसिकता वाला जो वर्ग है वो कहना शुरू कर दिया है, इससे भारत के जो पेशेवर हैं अमेरिका की कंपनी छोड़ करके हमारे स्वदेश लौट करके आएंगे, जिससे अमेरिका बर्बाद हो जाएगा और सारे पेशेवर मिलकर के भारत को अमेरिका बना देंगे। अब थोड़ा ना दिमाग वाली बात बताता हूं, ये तो सब फालतू बातें चली रहेंगी व्हाट्सएप के अंदर कि भारत को अमेरिका बना देंगे। भारत को भारत ही रहने दो, अमेरिका मत बनाओ। भारत को अब यहां से समझिएगा, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियां TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL आदि ना सिर्फ अमेरिकी क्लाइंट्स पर निर्भर हैं, बल्कि वहां के जो प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए हजारों इंजीनियर्स को H1B वीजा पर भेजती हैं। अब ये जो लागत है इतनी भारी हो जाएगी, कंपनियों को अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। कंपनियों के लिए समीकरण बिल्कुल साफ है। एक इंजीनियर को अमेरिका भेजने का जो उनका सालाना जो खर्च था सीधे सीधे कई गुना बढ़ गया है। इसका मतलब या तो यह है कि अमेरिका में अपने भारतीय कर्मचारियों की संख्या घटाएगी और अमेरिकियों को ही वहां वो अपॉइंट करेगी, नियुक्त करेगी, या फिर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसको छोड़ देगी। सिंपल सी बात है। दोनों ही हालात भारतीय टेक सेक्टर के लिए बहुत खतरनाक हैं। हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स भारतीय यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोगों का जो सपना होता है वो अमेरिका जाकर के काम करना, H1B वीजा उसको प्राप्त करना, उसका वो दरवाजा होता था। अब वह दरवाजा लगभग बंद हो गया है। जिसके पास पहले से H1B वीजा है उनके लिए तो रिन्यूअल जिसको कहते हैं, नवीनीकरण, वो तक असंभव सा हो गया ना। 88 लाख आपको देना पड़ेगा। नतीजा ये निकलेगा कि बड़ी बड़ी संख्या में भारतीय टेक टैलेंट अमेरिका से वापस आएंगे। भारत में पहले से ही रोजगार संकट है, अब अतिरिक्त दबाव से भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर उन युवा इंजीनियरों के लिए जिनकी पूरी प्लानिंग अमेरिका जॉब्स पर टिकी रहती है। यह जो फैसला है वो केवल भारतीय कंपनियों को नहीं बल्कि अमेरिकी टेक कंपनियों को भी चोट पहुंचाएगा। माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, अमेजॉन हुआ जैसी कंपनियां भारतीय टैलेंट पर निर्भर है, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं, दो राय वाली बात नहीं। लेकिन नुकसान का अगर आप पूरा प्रोपोर्शन अनुपात अगर देखेंगे तो कहीं ज्यादा भारत को झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहां का पूरा आउटसोर्सिंग मॉडल इसी वीजा पर टिका हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम पूरी तरह से लोकल पॉलिटिक्स से प्रभावित है। चुनावी वादों में अमेरिकन जॉब्स अमेरिकन के लिए हैं, ये नारा हमेशा गूंजता रहा था। लेकिन इस नारे की कीमत अगर कोई चुका रहा है तो भारतीय टेक सेक्टर, लाखों युवा इंजीनियर जिनके सपने इस आदेश से चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल आपके मन में आएगा, थोड़ा सुनने के बाद आपके दिमाग में इस बात को आया होगा कि यार कुछ ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप की बोलती बंद करने कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है, ये संभव नहीं है लेकिन ऑप्शन है। असंभव है ये भी नहीं है। ऑप्शन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा सदमा लगेगा कि शायद वो कभी उससे उबर नहीं पाएंगे। अगर भारत अमेरिकी ऑनलाइन सोशल मीडिया दुकानदारी का सबसे बड़ा बाजार है, इससे गूगल, मेटा, एक्स, अमेजॉन आदि का शेयर बाजारों में जलवा है, ये कंपनियां भारत में बहुत अच्छा खासा कमा रही हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास वो सब तर्क हैं, वो सब आधार हैं जो ट्रंप प्रशासन की बोलती बंद कर सकता है। भारत सरकार को अमेरिकी आईटी कंपनी को उन्हीं शर्तों से बाहर करना है जो ट्रंप खुद चाइनीज कंपनी टिकटॉक पर पाबंदी लगाते हुए चाइना से सौदेबाजी में वो रखते हैं। मतलब भारत भी गूगल, फेसबुक, एक्स, मेटा, अमेजॉन को भारत छोड़ने का आदेश देते हुए ये विकल्प दे कि वो भारत में तभी रह सकते हैं जब वो भारत की कंपनियां इन्फोसिस, TCS, विप्रो आदि को अपना भारतीय ऑपरेशन हैंड ओवर कर दें, सुपुर्द कर दें। बहुत हो गया। अब 140 करोड़ लोगों की आबादी के डेटा, उनकी प्राइवेसी, उनके आंकड़े सब भारत में रहेंगे, अमेरिका के सर्वर में नहीं रहेंगे। बस इतना कह दीजिए, चीजें बहुत कुछ आपके फेवर में आ जाएगी। लेकिन जियो पॉलिटिक्स ये अलाउ नहीं करेगी, मुझे पता है। लेकिन ऑप्शन ये है, असंभव है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो नेता हैं, बहुत स्मार्ट हैं। देखते हैं इच्छा शक्ति क्या है, क्या कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो लोगों के दिमाग में चीज़ जो जा रही है वो ये है कि यार भारत शायद विदेश नीति में जो जलवा हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेज़र लाइट और वो सब नौटंकी ड्रामा, पढ़े लिखे लोग तो नौटंकी ड्रामा कहते हैं, कि जो लेज़र लाइट वगैरह हम देखते हैं, हमें लगा कि माहौल बहुत बढ़िया है,
अब की बार ट्रम्प सरकार भी हो गया था, लेकिन इससे तो नुकसान हमें होता ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये भरोसा जो लोगों का डगमगाया है उसको वापस पाने का सिर्फ एक तरीका है, कुछ ऐसा किया जाए लोगों का भरोसा फिर आपके ऊपर हो। कि विदेश नीति में, लोकल पॉलिटिक्स में, भाषणबाजी में हू हा चल जाती है। ये जो फूफा बनाने का, जो विदेश में आपके पड़ोसियों को फूफा नहीं बनाना है आपको, है ना। तो इसका ध्यान रखना है, पहली बात। और दूसरी बात, हमें ये कोशिश करनी है कि जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हो रही हैं विदेश लेवल पे, वो भी थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए। क्योंकि मैं एक वीडियो डालने वाला था कल, अभी मैंने देखा कि इजराइल और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है कि अगर आप पे हमला हुआ तो हम अपने पे हमला मानेंगे। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, मतलब कभी युद्ध होता है तो फिर हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। एटमी छतरी उनको मिल गई है सहयोग के लिए। तो अब अमेरिका, चाइना बैक एंड पे पाकिस्तान को ग्लोबली बहुत आगे पुश कर रहा है ना। और चलो एक चीज़ है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, मान लिया कि सऊदी अरब से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब का पैसा है, इकोनॉमिकल बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, लेकिन डिफेंस में वो शून्य है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, वो दूसरे पर निर्भर है। तो पाकिस्तान उनके साथ हो लिया। अब इस्लामी नाटो जैसी स्थिति बन रही है, सारे देश बनेंगे, आएंगे इसमें, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता भी है। अब आप सोचेंगे कि वैभव मुझे एक बात बताओ यार, इसमें भारत को क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि जब भी हमारा पाकिस्तान के साथ हमेशा टसल रहता ही है, बॉर्डर डिस्प्यूट, कुछ ना कुछ नौटंकी उधर से होती रहती है, हमारे जवान उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन जब युद्ध चलता है और आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पैसा नहीं है, तो दूसरा देश 4 बार सोचता है कि यार मैं क्यों ज़बरदस्ती युद्ध करूं और युद्ध के बाद मैं अपना पूरा पैसा इसमें लगाऊं और अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त करूं, क्यों रेट्स को बढ़ाऊं, क्यों अशांति अपने मुल्क के अंदर करूं। ऐसी स्थिति जब होती है, बहुत और भी चीज़ों पर विचार किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा विचार आपको इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को देखकर भी किया जाता है। युद्ध का मतलब यह है कि इकोनॉमी आपकी ध्वस्त होना, लंबा चला सब कुछ बर्बाद, है ना। फिर आप पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस स्टेज में सऊदी अरब का इकोनॉमिकल सपोर्ट पाकिस्तान के लिए होगा तो पाकिस्तान तो अराजक बन जाएगा, है ना। पैलेस्टाइन को लेकर के भारत का स्टैंड, इजराइल को अपना दोस्त भारत बोलता है, पैलेस्टाइन पर हमला जब होता है तो सऊदी अरब और कतर भी देखते हैं। तो भारत की स्थिति डामाडोल है, कहाँ जाकर चीज़ें फंसने वाली है ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो विदेश नीति जो हमारी ऐसी है ना, जो बैठ के जो हमारे गोदी यूट्यूबर्स हैं, जो शब्द दे दिया गया, गोदी यूट्यूबर कुछ नहीं, वन साइडेड है, उस तरह के फैंस अगर जुड़ गए हैं तो उन्हीं को खुश करने के लिए सारी बातें की जाती है। यार देश सबसे बड़ा है, ये देश किसी एक नेता, एक परिवार या एक व्यक्ति का नहीं है ना, कि अगर ये है तो देश है और ये नहीं है तो देश नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप आज हैं तो आप जैसे 100 और आगे भी होंगे, ये भारत देश है ना। तो थोड़ा सा उठिए, सोचिए, और व्हाट्सएप मैसेजेस जो आपकी मानसिकता बना रहे हैं पढ़ लीजिए, बस अगर फॉरवर्ड आए तो लॉजिकल जवाब देकर उसको रोक दीजिए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।